नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के MSME विभाग का देश में दूसरा स्थान आया है। मध्य प्रदेश सरकार के MSME विभाग को देश में दूसरा स्थान मिला है। फैसिलिटेशन काउंसिल में नवाचार को लेकर ये गाला अवार्ड मिला है। तो MSME कमिश्नर P नरहरि और सचिव ने अवार्ड लिया। प्रबंधक शशि भूषण दुबे और सहायक प्रबंधक अनुश्री भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में सभी ने MSME विभाग का ये गाला अवार्ड ग्रहण किया है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के MSME विभाग का देश में दूसरा स्थान आया है और ये एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिहाज से। फैसिलिटेशन काउंसिल में नवाचार को लेकर एक गाला अवार्ड दिया गया है। तो MSME अवार्ड कमिश्नर P नरहरि और सचिव ने इस अवार्ड को ग्रहण किया है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कल से रायपुर में होने जा रहा है। इससे पहले आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रायपुर पहुंचे। इनमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, अंबिका सोनी, शशि थरूर, मुकुल वासनिक समेत सभी बड़े नेता इसमें शामिल हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। CM भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने दिग्गज नेताओं का स्वागत किया। रायपुर पहुंचे लगभग सभी नेताओं ने भाजपा की केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल ही यहां पहुंचेंगे। वहीं प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी परसों यहां शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। नवा रायपुर अधिवेशन स्थल में 2 मंच बनाए गए हैं, जिनमें एक राजनीतिक और दूसरा सांस्कृतिक मंच है। कल सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम को 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी। जब मैं यहाँ पर अपने प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है। सारे आए हैं। इस वक्त हम संदेश देना चाहते हैं देश के लिए कि पार्टी तैयार है और पार्टी का जो संदेश है देश के लिए वो सुनाने का मौका यही है। और कोई तरीका नहीं बचा इनके पास, लेकिन इनको ये इस बात को याद दिलवाना चाहिए कि अगर इसी तरह लोगों की आवाज़ पर ताला लगाने की कोशिश की तो उल्टा पड़ जाएगा। यहाँ से रायपुर से एक ऐसा संदेश जाएगा जिसके जरिए पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस की विचारधारा को लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे। बौखलाहट और घबराहट 2 ही शब्द है भारतीय जनता पार्टी के। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बौखलाहट और इस भव्य महाधिवेशन से घबराहट। अपमान कोई वो नहीं होता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। अपमान में मानहानि का दावा किया जाता है, उसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता है। मेरा यह अनुभव रहा है कि वर्किंग कमेटी का बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको मिल जाता है। फिर भी औपचारिक तौर से 2 या 2:30 बजे अब मैं ब्रीफिंग करूंगा। स्टीयरिंग कमेटी आपको बता दूंगा क्या निर्णय लिए गए हैं। Fate of the country, the Modi's government, which is doing so bad in the nation. We all know what is the fate of our common man today. The 85th plenary of the Congress Party is going to resolve how the Congress Party is going to expose the anti-people policies of Modi government and expand its outreach among the people of India. उज्जैन में CM शिवराज सिंह चौहान ने शराब आहतों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब के आहते बंद होंगे। उन्होंने बयान महिदपुर में हितग्राहियों को चेक वितरण के दौरान दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा के सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे।
इस दौरान सीएम शिवराज ने नई शराब नीति पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से शराब के आते बंद होंगे। यदि कोई पुरुष घर में शराब की बोतल लेकर आता है तो महिलाएं लठ लेकर तैयार रहें। वहीं बच्चों से कहा कि अपने पिता को शराब पीने से मना करें। और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना और भांजे को भी झुमा दूं। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल। और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना और भांजे को भी झुमा दूं। पापा अगर बोतल खोले तो पकड़ लेना कि ये नहीं चलेगी। ये जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर और एसडीएम के डांस को लेकर एक दिन पहले मदारियों की तरह नाचने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो ने कहा है कि 2017 में वो खुद महिला सम्मेलन में रमन सिंह और मंत्री का हाथ पकड़कर नाच रही थी। तब वे लोग मदारी नहीं थे क्या? अब सरोज पांडे के इस बयान पर आदिवासी समाज ने नाराजगी जताते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। प्रशासन भी इनके साथ नाचता है, इनका एसडीएम और ये इनके विधायक। मुख्यमंत्री भौरा खेलता है, इनकी एक महिला विधायक है वो कबड्डी में चपटा जाती है और इनके यहाँ पर ये सड़क पर नाचते हैं। मुझे सरकार समझ में नहीं आई। भाजपा नेत्री सरोज पांडे के द्वारा जिस तरह से जो बयान दिया गया, सबसे पहले मैं तो उसकी एक निंदा करता हूं कि एक सीनियर लीडर होने के बाद ऐसे शब्दों का, मदारी जैसे शब्दों का उपयोग करना निंदनीय है। पड़वा नहीं, पड़वा शुरू होता है जैसे गुलाब कमरो है, ये पड़वा है, ये अपने अपने जरवा रेंगता है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना को करोड़ों की सौगात देंगे। शाह सबरी महाकुंभ में करीब 1 लाख कोल जनजाति को संबोधित करेंगे और मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। जहां कार्यक्रम से पहले पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विंध्य में बीजेपी 30 की 30 सीटें जीतेंगी। साथ ही वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न जमीन बची है, न सोच, न ही नेता। कांग्रेस का विश्वास भी डगमगा चुका है, इसलिए संकल्प पत्र जारी नहीं कर रहे। 2023 के चुनाव में 30 की 30 सीट विंध्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आपको विश्वास के साथ आज विद कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, जमीन है नहीं, नेता है नहीं, सपने देखते हैं रोज। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। उन्हें राजभवन के दरबार हॉल में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल, कई कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य गीत की धुन भी बजाई गई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल का शपथ लेने के बाद रमेश बैस पहली बार रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी सहित उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर आइब्स 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने ये कहा कि मैंने त्रिपुरा और झारखंड में मुख्यमंत्री और सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम किया, जिसे देखते हुए मोदी जी और अमित शाह ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं वहां भी सफल होऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी तरह से मैंने निभाया है। दो प्रदेशों में अपनी जवाबदारी निभाई। महाराष्ट्र में भी मैं प्रदेश के विकास के लिए और मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और महाराष्ट्र की राजनीति अलग है,
लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने व्यवहार से सरकार का भी दिल जीतूंगा, विरोधियों का भी दिल जीतूंगा। रायपुर में स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों की जांच हैदराबाद की एक जांच एजेंसी करेगी और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। भाजपा के सांसद सुनील सोनी ने बताया कि रायपुर नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत नियम विरुद्ध किए गए सभी कामों की शिकायत पिछले दिनों केंद्र सरकार से की गई थी। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत हुए सभी काम की तकनीकी एवं आर्थिक जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो इसकी जांच करके 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के पैसे से दूसरे क्षेत्रों में काम हुए। राज्य सरकार कंगाल हो चुकी है, इसलिए पैसों का दुरुपयोग कर रही है। और ये संपूर्ण जांच जो है, इसमें सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी और सबसे ज्यादा कामों को डाइवर्ट करने वाला अगर नगर निगम कोई साबित हुआ है तो वो रायपुर नगर निगम साबित हुआ है। 6 महीने से मैं लगा हुआ था। उसके बाद में हमारे राजेश मूणत जी और पार्षद दल भी वहां पर मिला और उसके सकारात्मक परिणाम आए। हैदराबाद की जो सबसे अच्छी देश की जांच एजेंसी है, उसको हमारे भारत सरकार ने जांच के लिए दिया है, जो वित्तीय जांच करेगी, गुणवत्ता की जांच करेगी और जितने जो वहाँ पे काम हुए हैं और जो काम केंद्र के बगैर जानकारी के हुए हैं। बस्तर परिवहन संघ चुनाव में ट्रांसपोर्ट नगर घोटाले का मामला गूंजा। बस्तर परिवहन संघ प्रदेश के सबसे बड़े परिवहन संघ में से एक है और यहाँ के होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों का झुकाव भी रहता है। यही वजह है कि बस्तर में फिर एक बार इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और एक दूसरे पर घोटाले और गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया जा रहा है। 25 फरवरी को मतदान के जरिए परिवहन संघ के सदस्य अपने अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों के उम्मीदवार को चुनेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर और दागी उम्मीदवारों को लेकर दोनों ही पैनलों में आपस में ठनी हुई है। एकता पैनल ने आरोप लगाया कि पिछले कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के नाम पर अपनी जमीनों की कीमत बढ़ाने और परिवहन संघ में घोटाले के मामले जिन लोगों के लंबित हैं वे भी चुनाव में सक्रिय हैं। इधर दूसरे गुट ने अपना पैनल ने दावा किया है कि ज्यादातर लोगों ने उनके समर्थन में नाम वापस लेने की बात कही है, साथ ही जीत का दावा भी किया है। पूर्व में जो हमारे अध्यक्ष थे शक्ति सिंह चौहान जी, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, परपा में उनकी खुद की ज़मीन है, बैक साइड उनकी ज़मीन है, सामने की ज़मीन उन्होंने बस्तर परिवहन संघ को बेच दी। बस्तर परिवहन संघ का नाम लेकर वहाँ से रोड मांगी गई। इन्होंने अपनी ज़मीन को हाईलाइट करना था, अपनी ज़मीन को इन्होंने 4 गुना करना था, इसलिए बस्तर परिवहन संघ को वहाँ सामने ज़मीन देके बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों का पैसे का शोषण किया है। नहीं, नए नियम ऐसे तो कोई नियम है ही नहीं। दागी तो आप किसी को भी कुछ भी बोलो कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो सब बेकार की बातें हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना है, हम उनके ऊपर लगाएंगे, वो हमारे ऊपर लगाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं। ऐसा कोई नियम था ही नहीं कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ग्वालियर शहर में आने वाले 30 सालों की जरूरतों को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए चंबल नदी और कोतवाल डैम से पानी लाने की परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी की स्वीकृति के इंतजार में अटकी हुई है। 376.04 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 15 सितंबर 2022 को बजट देने की इसमें घोषणा कर दी थी और इसके टेंडर डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए गए हैं। सिर्फ समिति की स्वीकृति के इंतजार में परियोजना लंबित पड़ी हुई। डीपीआर के मुताबिक मुरैना के देवरी से अंडरग्राउंड डक्ट बनाकर 47 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। परियोजना की 70% राशि सिर्फ पाइप में ही खर्च होगी और इन पाइपों को बिछाने के लिए नगर निगम को देवरी से लेकर मोती झील तक अंडरग्राउंड डक्ट बनाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में स्वर्ण रेखा नाले के साफ सफाई पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने वाराणसी के ललिता घाट का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई काम करना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। वाराणसी में 1400 घरों को अधिग्रहित किया गया है, इसमें एक भी घर का अभियोजन नहीं रहा। मंदिरों का जीर्णोद्धार भी यहाँ किया गया है।
पिटीशन जो थी वो जो ग्वालियर शहर से स्वर्णरेखा नाला निकलता है, वर्तमान में नाला एक समय में नदी हुआ करती थी, उसका बीजेपी सरकार आने के बाद उसे पक्का कर दिया गया, सीमेंट कंक्रीट का कर दिया गया। एक समय वो था, वहाँ उसके आसपास रहने वाले लोगों को भरपूर पानी मिलता था, हैंडपम्प फुल चलते थे, बोरिंग फुल चलती थी। लेकिन आज वर्तमान में पक्का होने के बाद वहाँ का जल स्तर गिर गया और जल स्तर शून्य हो गया, वहाँ के लोग पानी से जूझ रहे हैं। अरपा से रेत के अवैध उत्खनन को लेकर अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण भी सख्त हो गया है। प्राधिकरण भी अब अरपा से रेत के अवैध उत्खनन सीधे इस पर नजर रखेगा। यही नहीं, नए स्वीकृत रेत घाटों के अलावा अवैध घाट संचालित करने वालों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के साथ रेत का उत्खनन करने वाले भी अब नपेंगे। जिला प्रशासन भी माफिया पर कड़ी कार्रवाई करेगा। जिन घाटों का आवंटन किया गया है उन घाटों के पास बोर्ड लगाकर घाट का क्षेत्रफल प्रदर्शित किया जाएगा और बैरियर लगाकर घाट से निकलने वाले सभी वाहनों की रॉयल्टी पर्ची की जांच होगी। जिस कगार पे पहुंची है और जो चर्चा का विषय बना, गंगा से ज्यादा अरपा की चर्चा होती है। वो इसलिए कि 15 साल की सरकार में केवल इसका दोहन हुआ। भूपेश सरकार ने रेत घाटों का टेंडर करने का फैसला लिया, टेंडर भी हो रहे हैं, लेकिन अरपा विकास प्राधिकरण नजर रखेगा कि जहां से टेंडर हुआ है उनका सीमांकन हो, वहां नक्शे लगाए जाएं और माइनिंग विभाग का वहां पे नाका लगा, जहाँ स्वीकृत है वहां पर बोर्ड लगाया जाए और शासन द्वारा जारी पीट पास के आधार पर ही रेत परिवहन करने दिया जाए। इसके लिए हमने उसको निर्देशित किया खनिज अधिकारी को कि सभी रेत घाटों पर इसका बोर्ड लगाया जाए और पीट पास के आधार पर ही परिवहन करने का कार्य किया जाए। छत्तीसगढ़ में पिछले साल की तरह इस साल भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि जिन भी बच्चों ने इस बार हज के लिए आवेदन किया था उनके आवेदन अब निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार हज यात्रियों को खुद ही विदेशी मुद्रा अरेंज करनी होगी। साथ ही हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर भी केंद्र सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। प्रधानमंत्री उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, उसी तरह मुसलमानों के साथ उस बैठक में छल किया गया। आज तक के जो 25 इमार्गेशन पॉइंट बनाए गए हैं उसमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं कितने पैसे लगेंगे। और इस बार एक और नई चीज़ आ गई कि आपको रियाल जो 1500 रियाल है आपको खुद लेना है बैंक से। क्या उस 50,000 को जो कम करने की बात कर रहे हैं, जो पैसा हम देते हैं, हज में कहीं कोई सब्सिडी नहीं होती है। सतना मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण से पहले डॉक्टर्स के थोक बंद तबादले अब सतना में कर दिए गए हैं। प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज से 57 और जबलपुर मेडिकल कॉलेज से 18 डॉक्टर्स के तबादले किए गए हैं, जिस पर डॉक्टर मयूरा सेतिया ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तबादलों को गलत माना है और जबलपुर मेडिकल कॉलेज से हुए ट्रांसफर पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है। बता दें कि 24 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सतना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाना है। इससे पहले 17 फरवरी को प्रदेश के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें तबादलों के आदेश जारी किए गए। शासन की ओर से ये जवाब आया कि हम वहाँ रिकॉग्निशन में इन डॉक्टरों की स्ट्रेंथ दिखाकर नेशनल हेल्थ काउंसिल से रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं और इसलिए ये हम टेम्परेरी स्थानांतरण करना चाहते हैं। स्थानांतरण और साथ में रिलीविंग आदेश को स्थगित कर दिया है और आगामी पेशी 14 मार्च को रखी है। खबर ग्वालियर से, जहां पर एनएचएम की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले में मुंबई की MEL कंपनी के कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। MEL कंपनी के कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्चा लीक बड़े स्तर पर हुआ है, इसलिए मामले की पड़ताल बारीकी से की जा रही है। बता दें कि ग्वालियर में 7 फरवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली का पर्चा लीक करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 3 फरार हैं। मामले में एक आरोपी छात्र को परीक्षा के चलते जमानत दी गई है। वैसे पूछताछ चल रही है। खुद हम 5-6 लोगों का पैनल बैठ के इसमें लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कल के लिए भी हमने उन लोगों को पूछताछ हेतु नोटिस दिया है।
कल भी वो हाजिर रहेंगे। और जैसा भी इसमें कुछ भी आगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बड़े ही सेंसिटिव पॉइंट में है, बड़ा इशू है, तो अभी इसमें कुछ रिवील करने लायक नहीं है। जो भी इसमें कुछ ऐसा होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। अजब एमपी गजब एमपी के किस्से सुनने को मिलते हैं। जबलपुर जिले के मंझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक ऐसे ही भ्रष्टाचार का गजब मामला सामने आया, जहां दफ्तर में 70,000 की चाय पीने का भुगतान दूसरी तहसील की चाय दुकान से बताया गया। हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले कर्मचारी का तबादला कर दिया गया, इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। अंधेर गर्दी है जनाब। अब बताइए, सामने की दुकान की चाय पीने में भला बुराई क्या है? लेकिन साहब, लोगों को तो 20 किलोमीटर दूर वाली चाय की चुस्की ही रास आती है। ये कोई मस्खरी नहीं बल्कि हकीकत है। जबलपुर जिले के मंझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जिसके दोनों तरफ टी स्टॉल है, लेकिन यहाँ के बीएमओ और स्टाफ को सिहोरा तहसील की चाय ही पसंद है। भले ही चाय ठंडी हो जाए, लेकिन बिल गर्म होना चाहिए। जी हाँ, कागजों पर चाय के फर्जी बिल बनाकर अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। यही हाल फोटोकॉपी समेत दूसरी खरीदी का है, जिनका भुगतान दूसरी तहसील की दुकानों का होना बताया गया। भ्रष्टाचार का ये खेल बरसों से चल रहा था, लेकिन यहाँ आए नए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अमित चंद्रा ने फर्जी बिलिंग पर रोक लगा दी। दबाव आने पर उन्होंने बीएमओ पारस ठाकुर की शिकायत कर दी, लेकिन ये क्या, कार्रवाई की गाज उल्टा अमित चंद्रा पर गिरी और उनका तबादला तेंदुखेड़ा कर दिया गया। अब अमित चंद्रा ने इंसाफ के लिए सबूतों के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारस ठाकुर हैं। वो लंबे समय से वहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक करीब 30 लाख रुपए के गबन के रिकॉर्ड उनके हैं। मंझौली में मीटिंगें हो रही हैं, उसका चाय समोसे का बिल सिहोरा के रेस्टोरेंट से बन के आ रहा है। शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करके उसको दंडित कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी बीएमओ पारस ठाकुर को नोटिस जारी कर जांच शुरू ही की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनहीनता जैसे आरोप लगाकर बीएमओ ने आला अफसरों से उसकी शिकायत कर दी। नतीजतन उसका तबादला कर दिया गया। भ्रष्टाचार के सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने बीपीएम अमित चंद्रा के तबादले पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार के साथ ही बीएमओ पारस ठाकुर और एनएचआरएम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो इसलिए कोर्ट ने आज उस ट्रांसफर को स्टे कर दिया है और 6 हफ्ते का नोटिस जारी करके 27 मार्च वाली पेशी उसमें लगाई है सुनवाई की। उसमें डॉक्टर पारस ठाकुर को हमने चूंकि उनके खिलाफ व्यक्तिगत पक्षकार बनाया है तो उनको भी नोटिस जारी किया है। दुर्भावना का आरोप हमने लगाया है और बाकी एनएचआरएम वालों को नोटिस जारी किया। अब देखना दिलचस्प है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पर ही कार्रवाई करने वाले सिस्टम पर आगे क्या एक्शन होता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली की डिमांड बढ़ने लगी है। इस बीच बिजली कंपनी ने मानसून के पहले मेंटेनेंस भी शुरू कर दिया है। इसके कारण रोजाना 6 से 7 घंटे बिजली की कटौती अलग अलग इलाकों में की जा रही है। बढ़ती गर्मी के बीच मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती से लोग परेशान हो चुके हैं। इस मामले में बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के पहले मेंटेनेंस को फेज में किया जा रहा है, अलग अलग फेज में किया जा रहा है, इसलिए एक साथ 10 से 12 घंटे के बजाय कम समय के लिए कटौती की जा रही है, ताकि गर्मी जब अपने चरम पर रहे तब भी लोगों को आसानी से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सके। अभी एक नया हमारे जो चेयरमैन साहब है IAS अंकित आनंद साहब, उनने ये दिए हैं कि भाई आप लोग 2 ही महीने में लगातार करते हो, उससे अच्छा ये है नवंबर से उन्होंने चालू करा दिए हैं कि नवंबर में जिस पोर्शन में आप काम करते हो, वर्क करते हो, जब लाइन बंद करते हो तो उस पोर्शन का मेंटेनेंस आप प्री मेंटेनेंस उसी समय कर लें, जिससे लोगों को लंबा समय तक शटडाउन की लाइन से प्रभावित ना हो। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है गर्मी के आने के पहले, बट मेंटेनेंस का एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए सर। आप अगर 9 से 6 का मेंटेनेंस, 9 से 3 का 6 घंटे का जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसकी जगह आप उसको 1.5 से 2 घंटे का मेंटेनेंस करिए, ताकि व्यावसायिक जगह पर, शैक्षणिक संस्थान में और हॉस्पिटल में, इन तीनों जगह पर किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। ये 8-8, 9-9 घंटे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसको कटौती करनी चाहिए। ये 2 घंटा मैक्सिमम एट ए टाइम, 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, जिससे किसी को परेशानी ना हो।
और ये भले ये फ्रिक्वेंट करें, लेकिन मतलब रोज करें, लेकिन 2-2 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सरगुजा जिले में इस साल सबसे कम बारिश का 1971 का रिकॉर्ड टूट गया है। 1971 में करीब 127 दिन तक सरगुजा में बारिश नहीं हुई थी। इस बार जिले में 130 दिन से भी ज्यादा दिनों तक बारिश नहीं हुई और सरगुजा जिले में अमूमन अक्टूबर से लेकर जनवरी तक औसतन 63 बारिश दर्ज की जाती रही है, लेकिन इस बार करीब 130 दिनों से सरगुजा में बारिश ही नहीं हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसी स्थिति बनी थी, जो कि एक चिंताजनक है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों की माने तो आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद बारिश की आवश्यकता होती है। अगर बारिश नहीं होती है तो लगे हुए फल झड़ जाते हैं। इस साल हम देख रहे हैं कि जो ठंड भी है वो भी थोड़ी सी साठ हो गई है, जिससे कि हमारी फसल की उतनी अच्छी ग्रोथ हमें क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन अगर बरसात होती, ठंडा हमारे क्षेत्र में थोड़ा लंबा चलता तो हमारी फसल में बढ़वारी भी अच्छी होती और उत्पादन भी कहीं ना कहीं उससे हमें अच्छा मिलता। मानसून के विदाई के बाद से कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई है। इसका कारण ये हुआ कि जो भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए इस बीच में उत्तर भारत की तरफ से, तो उनका कोई व्यापक प्रभाव अंबिकापुर के ऊपर या सरगुजा उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर देखने को नहीं मिला। एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। IBC 24 ने एक हफ्ते पहले दिखाया था कि ग्वालियर के केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर 15 साल से डंप पड़े 7.5 क्यूबिक टन कचरे ने पहाड़ का रूप ले लिया है। कचरे से मीथेन गैस निकलने का खतरा बढ़ गया है, जो कि काफी खतरनाक है। इसके बाद अब कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान करने के लिए 33.16 करोड़ रुपए राशि के टेंडर लगाने की कवायद शुरू हो गई, जिसमें 7 कंपनियों ने रुचि दिखाई। समस्या तो है, पर अभी तो ये प्रोसेस तो यही है कि टेंडर बुलाया जाए और उनको काम अलॉट किया जाए। बाकी ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस किसी को टेंडर मिले उसकी पूरी छानबीन करके उसकी क्या क्षमता है, क्या उसका उद्देश्य है, ये उसके बाद ही अवार्ड किया जाए और टाइम बाउंड कार्यक्रम उनको बताया जाए कि इतने दिन में आपको क्लियर इतना करना है। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य ने देश का मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल। मिस्र में वर्ल्ड कप शूटिंग में 5वीं बार उसने गोल्ड जीता है। 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में उसने गोल्ड जीता है। मंत्री यशोधरा सिंधिया ने ऐश्वर्य को बधाई भी दी है। भोपाल के मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी है ऐश्वर्य, जिन्होंने ये कारनामा किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।